स्वागत है आप लोगों का टारगेट इस सोनी यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम चल रहा था, हम लोगों का सीरीज जो चल रहा था, उस क्रम में पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे किस प्रकार से गांधी जी फिर से राजनीति में सक्रिय होते हैं और साइमन कमीशन की असफलता के बाद जितने लोग थे जो गांधी जी के विरोध में हो गए थे असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात, वो सभी लोग मिल करके गांधी जी को फिर से राजनीति में सक्रिय करने के लिए बुलाते हैं। और जब रावी नदी के तट पर लाहौर में दिसंबर 1929 में अधिवेशन होता है, जहां पर यह शपथ दिया जाता है कि हम लोग अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और तिरंगा झंडा फहराएंगे। 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक जगह पे भारत के पूरे भारत में झंडा तोलन किया गया, चरखा चलाया गया। वहां पर गांधी जी एक लेख के माध्यम से, जो उनका पत्रिका था यंग इंडिया, उसी में लेख लिखते हैं और अपनी बात रखते हैं इरविन के सामने, जो उस समय वायसराय था, कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, आप ये बात मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे। यहां तक आपको हम बता चुके थे, लेकिन इरविन ने उनकी बात नहीं सुनी। अब नहीं सुनने के बाद 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी एक 11 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, मतलब 11 अपनी मांग इरविन को सौंपते हैं और उसमें कहते हैं कि अगर आप 1 हफ्ते के भीतर हमारी बात नहीं माने तो 12 मार्च से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इरविन उनकी बात नहीं मानता है। फिर महात्मा गांधी 12 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो 11 सूत्री मांग क्या थी जिसने पूरे भारत को क्या कर लिया, एकजुट करके रख दिया, जिसमें किसान वर्ग भी साथ आ गया, छात्र भी साथ आ गए, व्यापारी वर्ग भी साथ आ गए, जमींदार वर्ग भी साथ आ गए, जो युवा थे, जो लोग असहयोग में विरोध किए थे वो भी साथ आ गए। आखिर क्या था इसमें, चलिए देखते हैं 11 सूत्री डिमांड। तो सबसे पहले देख लेते हैं 11 सूत्री डिमांड में कि उनका जो डिमांड था वो किसानों के लिए क्या क्या था। तो सबसे पहला चीज तो ये था कि भाई नमक कर जो है वो खत्म किया जाए। नमक कर लगा रहे हो, खत्म करो। नमक पे कानून जो बना था वो क्या कर दो, खत्म कर दो। इसका मतलब क्या है सर, नमक का मतलब क्या हो गया, नमक क्यों, नमक कर से मतलब क्या हो गया। देखिए नमक कैसे बनता था, समुद्र किनारे जाओ, वहां पानी जब ऊपर चढ़ता है ज्वार भाटा के अकॉर्डिंग, तो खेत में बांध बना दो, उसमें पानी रुक गया, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा और वो पानी नीचे नमक बन जाएगा। इस तरीके से करके तटीय लोग पहले नमक बनाते थे, लेकिन अंग्रेज क्या कर दिए, उस पर अपना एक अधिकार कर लिए, कोई नहीं बनाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस होता था, मतलब क्रिमिनल अपराध माना जाता था उसको, और उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो नमक कानून रद्द करो, जो लोग हैं जहां संभव है नमक बनाए अपना, ये काम। अब इससे फायदा क्या हो, फायदा ये हो ना कि आप देखोगे अमीर वर्ग भी नमक खाता है, गरीब भी खाता है, जमींदार, सब लोग जमीन से जुड़े हुए जिनके पास भी, उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो भी नमक के बिना नहीं रह सकते हैं। तो उनको भी ये बातें अच्छी लगी, जो तटीय इलाकों के लोग थे उनको अच्छी लगी कि भाई नमक बनाने का अधिकार हमको ही मिल जाएगा, तो हम भी नमक बना के बेचेंगे, अपना घर चलेगा। ये बात हो गई। दूसरी क्या कहा गया कि किसानों के लिए भू राजस्व में कमी कर दिया जाए। क्या किया जाए, भू राजस्व में 50% की कमी करो। जो भू राजस्व है, मतलब कि जो आप पैसा लेते हो, टैक्स लेते हो, जमीन से टैक्स लेते हो, उसमें क्या कर दो, 50% गिरावट। संभव है, इरविन मानेगा, नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी गांधी जी ने रखी बात। देखो होता क्या है, जैसा मान लो कि अगर आपको ये चीज एक बार दिमाग में भर दिया जाए ना कि जो भू राजस्व है वो 50% कम हो सकता है, तो आपके मन में एक इच्छा जागृत हो जाएगी कि काश हो जाता। पसंद आ रहा है ना, काश हो जाता, ये इच्छा जागृत हो जाती है। और यही किसानों के मन में इच्छा जागृत कर दी महात्मा गांधी। इरविन को, गांधी जी को भी पता था कि इरविन मानने वाला नहीं है, फिर भी किसानों के मन में इच्छा हो जाएगी तो किसान उसके लिए क्या करेगा, संघर्ष करेगा। दूसरा क्या कहा, अब ये किसानों के लिए बात हो गई। उसके बाद कहा गया कि सैन्य खर्च में कमी करो, सैन्य खर्च में कमी करो, सैन्य खर्च में गिरावट दर्ज कराया जाए। भाई जितना सेना तुम लगा रहे हो हमारे नाम पे, भारत की रक्षा के नाम पे, वो अपनी रक्षा करवा रहे हो और टैक्स उगाही कर रहे हो उनको पेमेंट देने के लिए, तो ये क्या कर दो, कम कर दो। कम करोगे तो भारत की आम जनता जो टैक्स पेयर है, मीडियम वर्ग है, वो भी सुकून में रह जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा, तटीय सीमा का मतलब ये हो गया
कि जो लोकल ये नाविक वर्ग है, नौका जो चलाते हैं, उनके लिए तटीय सीमा का संरक्षण किया जाए। क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए, संरक्षण दिया जाए। बड़े बड़े जहाजों को छोटे बंदरगाह पे लाकर रख दोगे तो जो लोकल बंदरगाह है वो बर्बाद हो जाएंगे। बड़े बंदरगाह बड़े व्यापारियों के पास रहेंगे, बड़े नाविक नाव, और छोटे छोटे जो नाव हैं, गांव के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो बर्बाद होते जा रहे थे। तो क्या कहेगा? तटीय सीमा का संरक्षण करो और जो लोकल एरिया है उसको रिजर्व कर दो, लोकल लोगों के लिए, लोकल नाविकों के लिए रिजर्व कर दो। ठीक है, चलिए ये भी ठीक हो गया सर। अब क्या कहा गया? तो आयात शुल्क में कमी करो, आयात शुल्क में गिरावट दर्ज कराओ, और क्या करो? कॉटन का संरक्षण करो, कॉटन का संरक्षण करो। आयात शुल्क में कमी कर दो, कॉटन का संरक्षण करो। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, वो 100 रुपये में कपड़ा बनाती है और 100 रुपये में ला करके, उस पर आयात शुल्क 1 रुपया ना लगे, 100 रुपये में ला करके भारत के मार्केट में उतार दे। भारत का व्यक्ति भी 100 रुपये में कपड़ा बनाया, अब वो प्रॉफिट कमाएगा तभी तो बेच पाएगा। अब 150 में बेचना चाहता है, विदेशी कंपनी 100 रुपये में, कौन बिकेगी ज्यादा? विदेशी वाले। तो कहा गया कि आप आयात शुल्क क्या कर दो, एक मिनट, आयात शुल्क बढ़ा दो। आयात शुल्क क्या कर दो? बढ़ा दो, कि जो विदेशी सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो जब भारत में आए तो उनका रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। और कॉटन का संरक्षण करो, कि कॉटन मतलब लोकल जो है वो आगे बढ़े। आज आप देखते हो कि विदेशियों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम लोग लगाते हैं। जैसे ही कोई एप्पल का फोन आता है भारत में महंगा हो गया, विदेशी गाड़ी आती है भारत में महंगी हो गया, आयात शुल्क हम बढ़ाते हैं। क्यों? हमारा लोकल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठे। तो ये डिमांड किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया? भाई मादक पदार्थ पे प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे, अच्छा ये सुरती जो है ना, खैनी, तंबाकू, ये सब खिलाना किसका काम था? अंग्रेज खिलाया भारतीयों को। और आप देखो उत्तर बिहार में तो खैनी खा खा के मतलब मस्त हो जाते हैं सब, और डायलॉग मारते हैं कि यूपी बिहार के लोग अगर खैनी खा कर थूक दे तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा? बह जाएगा। ये डायलॉग मारते हैं सब। और ये किसका देन है? अंग्रेजों का देन है। तंबाकू लाके दे देना, शराब ज्यादा से ज्यादा भारत में पहली बार शराब 18वीं सदी में आई, उसके पहले शराब नहीं था। सोमरस पीते थे लोग, हमारे मतलब इतिहास में है उल्लेख सोमरस। सोमरस का मतलब क्या होगा? जैसे एक पेड़ है, सोम उसका रस, जैसे ताड़ी आज होता है ना, ताड़ी, तो ताड़ी जो है किसी फल का जूस है, बस धूप से उसका रिएक्शन होता है, वो मादक पदार्थ बन जाता है। लेकिन सुबह सुबह पियोगे तो उसमें नुकसान नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है? तो मादक पदार्थ का प्रोत्साहन दे रहे थे सब अंग्रेज, कि जब पी के मतलब नल्ले हो जाएंगे सब तो देश के बारे में क्या सोचेंगे? गुलामी स्वतंत्रता से क्या मतलब है उन सबको? आज जाके देखो जो पीने वाले हैं, बस उनको पीने की छूट दे दो, उसके बाद से देश लूट रहा है, छूट रहा है, सैनिक मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। किसका शासन है? कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, बस पीने की छूट देनी चाहिए। तो वही अंग्रेज दे रहे थे। गांधी जी क्या बोले? मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाइए। क्या कीजिए? प्रतिबंध लगा दीजिए। और मादक पदार्थ की दुकानों पे महिलाओं को धरना देने का अधिकार दे दिया जाए। क्या किया जाए? मादक पदार्थ की दुकानों पे महिलाओं को धरना देने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। राजनीतिक कैदी का मतलब क्या हुआ? कि जितने कैदी हैं राजनीतिक रूप से उनको क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। हो गया? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, अभी 4 है। अब क्या कहा गया? कहा गया कि उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी किया जाए, उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी की जाए। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए बिजनेसमैन कैसे खुश होंगे? रुपया और स्टर्लिंग, महामंदी का दौर था, रुपया का वैल्यू गिरता जा रहा था, स्टर्लिंग का वैल्यू बढ़ता जा रहा था, वो सब अंग्रेज ही कर रहे थे। तो ये बोले ना कि रुपया और स्टर्लिंग, स्टर्लिंग वहां का मुद्रा था, स्टर्लिंग का रेशियो क्या किया जाए? कम किया जाए, रेशियो कम किया जाए। और रेशियो कम होगा तो भारत में जो बिजनेसमैन है क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, बिजनेस उनका ग्रो करेगा। और क्या किया गया? भारतीयों को भी हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, भारतीयों को भी हथियार रखने का, वेपन रखने का छूट दिया जाए। ठीक है ना? भारतीयों को भी वेपन रखने का छूट दिया जाए। तो क्या क्या हो गया? नमक कानून हो गया, भू राजस्व हो गया,
सैन्य खर्च हो गया, तटीय सीमा हो गया, आयात शुल्क हो गया, मादक पदार्थ हो गया, सैन्य राजनीतिक कैदी हो गया, सैन्य खर्च हो गया है, उच्च अधिकारियों का वेतन हो गया, रुपया स्टर्लिन हो गया, भारतीयों को क्या किया गया, हथियार रखने की छूट दे दी गई। और क्या कहा गया, कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। और एक क्या है, एक है कि सीआईडी को सार्वजनिक किया जाए, सार्वजनिक किया जाए। सीआईडी को सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ कि देखिए उस समय सीआईडी बड़ा पुख्ता थी। आप देख रहे होंगे कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें 1 साल बाद सबको पकड़ लिया गया, चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ करके सबको पकड़ कर, राजेंद्र लोहरी, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सबको पकड़कर फांसी दे दिया गया। सीआईडी का ही देन था, गठन किया बहुत पुरजोर तरीके से। तो गांधी जी ये बोले कि या तो सीआईडी की पावर कम किया जाए या तो इसको सार्वजनिक किया जाए, मतलब लोगों के हित में भी काम में लाया जाए, केवल और केवल अपने हित में काम में न लाया जाए। कहीं कोई दुर्घटना हो रहा है वहां पे भी आप सीआईडी लगाओ कि उसकी जांच हो जाए, तो सीआईडी को सार्वजनिक किया जाए। ये हमारा क्या था, 11 डिमांड था। आप देख रहे हो कि इससे सभी वर्ग को गांधी ने क्या कर लिया, साध लिया। सभी वर्ग को, चाहे जमींदार वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, बिजनेसमैन हो, ये युवा वर्ग हो, क्रांतिकारी हो, विद्यार्थी हो, सबको क्या कर लिया गया, साध लिया गया। आपको क्या लगता है कि इरविन सुनेगा ये बात? कभी नहीं सुनेगा। इरविन कहा कि हम नहीं मानेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। और आपको याद है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में रखा गया था और 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये जाएंगे? नहीं जाएंगे, कांग्रेस नहीं जाएगी। अब क्या होता है, अब ये हुआ कि महात्मा गांधी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी मार्च। इसलिए दांडी मार्च कहा गया कि यह साबरमती से स्टार्ट होकर, गुजरात के साबरमती से स्टार्ट होकर और दांडी तक पहुंचा था। चलिए यहां बना देते हैं आपको। ठीक है, गुजरात के यहां से, कहां से स्टार्ट होता है, यहां से, ये साबरमती से स्टार्ट होकर और दांडी तक यहां पे आया था। ये कौन सा जगह है बाबू? साबरमती, साबरमती। और ये कौन सा जगह है? ये दांडी है, दांडी। अब पूछा गया था कि दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था, तो लोग मार देते हैं दांडी। और ये बीपीएससी क्वेश्चन है, बिहार में पूछा गया है, कहां से स्टार्ट हुआ था। देखिए क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछेगा, बस आपको सारा चीज याद होना चाहिए। सारा चीज का मतलब जो ओवरव्यू है, जैसे मान लो हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आप 5 मिनट बोलिए। अब ये थोड़ी है कि जो डिफिकल्ट बातें वो बोलिए, आपको समरी तो क्लियर होना चाहिए ना। समरी का मतलब कहां से कहां स्टार्ट हुआ, मैप में आपको दिखना चाहिए। तो आपको क्या दिखा कि साबरमती से स्टार्ट हुआ दांडी तक। अब जब साबरमती से कब स्टार्ट हुआ सर, तो ये जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था यह 12 मार्च को स्टार्ट हुआ। कितना तारीख को स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। गांधी जी स्टार्ट करते हैं। और कितने अनुयायी इनके साथ जुड़े थे उस समय? 78। कितने अनुयायी जुड़े थे? 78। 78 अनुयायी जुड़े। और कितने दिनों तक चला ये 240 दिनों तक चला, सॉरी 24 दिनों तक चला, 24 दिनों तक चले। एक दिन में कितना चलते थे? 10 मील चलते थे। कितना चलते थे? 10 मील चलते थे। तो टोटल कितना चले? 240 मील चले, 240 मील दूरी कवर किए। इस मील को अगर निकालोगे तो आपको लगभग 385 से 390 किलोमीटर आएगा। 240 41 मील या 385 390 किलोमीटर। ये डिस्टेंस वेरी क्यों करता है? इसलिए वेरी करता है कि गांव-गांव से होके गए थे, गांव-गांव से होके गए थे। तो ऐसा थोड़ी था कि स्पीडोमीटर लगा हुआ बाइक में उनके कि डिस्टेंस बताते चले, ऐसा नहीं था ना। तो क्या था, वो जा रहे थे। तो जैसे अप्रोक्स हम लोग, पहले लोग क्या कहते थे, पहले ये कहते थे कि आपके गांव से फलाना शहर की डिस्टेंस कितने था, आप कहते हैं अप्रोक्स 10 किलोमीटर। अब अगर बाइक इधर उधर घुमा के जा रहे हो 10 से 11 हो जाएगा। तो उस तरीके से डिस्टेंस में थोड़ा वेरी आता है। 240 मील मान लेते हैं। 10 मील एक दिन में चलते थे, 24 दिनों तक चले, गांव-गांव से होके चले। और किस तरीके से, जैसे मान लो कि दांडी से साबरमती से चले, वो अगले जो मतलब गांव है, अगला गांव है, वहां पता है गांधी जी आ रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ते गए। और कहा जाता है कि फाइनल पहुंचते पहुंचते, दांडी पहुंचते पहुंचते 60,000 लोग उनसे जुड़ चुके थे। कितने लोग पहुंचे थे? 60,000 लोग। साथ में कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे।
अब कितने तारीख को भाई, 24 दिन तक चले थे, तो 12 मार्च से लेकर कब पहुंचेंगे, 6 अप्रैल 1930। कहा था कि 5 अप्रैल को शाम को पहुंच गए थे, 5 अप्रैल को शाम को मतलब रात में पहुंच गए थे। लेकिन नमक तो सूर्योदय होगा तभी बनेगा ना, रात में गैस से तो बनाएंगे नहीं। सूर्योदय होगा तो 6 अप्रैल को नमक बना करके क्या किए, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिए। और जैसे ही नमक कानून तोड़े, लॉर्ड इरविन देख रहा था भाई मैसेज तो जाएगा ना, इसलिए कि अमेरिका से पत्रकार आए थे सब, गांधी जी की इस यात्रा को कवर करने के लिए अमेरिका से पत्रकार आए थे सब। सोचो कितनी पॉपुलैरिटी रही होगी कि अमेरिका से पत्रकार आ रहे हैं इस बात को ये करने के लिए, कवर करने के लिए। तो इरविन कह रहा है कि गांधी को पूरी छूट है, ध्यान समझना, इरविन क्या कहता है, गांधी को पूरी छूट है, जितना मन करे समुद्र को बॉयल कर लें, जितना मन करे समुद्र को गर्म कर लें और डोमिनियन स्टेट तक गर्म करें। डोमिनियन स्टेट मतलब एक अवस्था होता है जहां के बाद अब गर्म नहीं होगा, ठीक है ना, जहां तक मन करे उतना तक गर्म कर लें, जब तक मतलब उनको संतुष्टि मिल जाए तब तक गर्म करते रहे। मजाक में लिया, लेकिन बात मजाक की नहीं थी, समुद्र को गर्म करने थोड़ी गए थे तो भाई एक मुट्ठी उठाओ नमक और कहेगा नमक का टूट गया, हो गया ठीक, घर जाओ, नहीं। अब वहां से स्टार्ट होता है प्लानिंग। अब सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या था, सविनय, सविनय का मतलब एकदम नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये होता है सविनय अवज्ञा। अवज्ञा आपकी आज्ञा का अवहेलना करना और आंदोलन, और धीरे 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 हर जगह पे ये फैला। अब यहाँ पे पूरे भारत में तो चला, कहाँ कहाँ का इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो दांडी से यहाँ महाराष्ट्र में है धरसना, कौन सा जगह बाबू, धरसना, धरसना, ये इंपॉर्टेंट है। धरसना में प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी को जाना था, प्रतिनिधित्व कौन किया, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, नायडू प्लस मणिलाल थे, मणिलाल, मणिलाल कौन थे, मणिलाल महात्मा गांधी के पुत्र थे। ये दोनों लोग नेतृत्व किए धरसना पे। धरसना पे क्यों सर, धरसना पे यहां से धरसना क्यों गए, इसलिए कि धरसना में नमक की फैक्ट्री थी जहां नमक बनता था, तो नमक की फैक्ट्री पे जाकर हम आंदोलन करेंगे वहां पे, लेकिन सत्याग्रही थे। दुर्भाग्य ये था कि सीआईडी विभाग के द्वारा पता चल गया था कि धरसना आने वाले हैं, तो उन लोग के आने के पहले ही पुलिस फोर्स तैनात थी कि जैसे ही आएंगे बहुत मारा जाएगा। और जो अमेरिका का पत्रकार आया था वो लिखता है कि इतना मतलब भयानक क्रूरता हम पुलिस का कभी आज तक अपने जीवन में देखे ही नहीं है, इतना क्रूरता। लगभग 300 से अधिक लोग घायल हुए, 10 लोग मारे गए धरसना वाले कांड में। लीड कौन कर रही थी, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी नहीं कर रहे थे। क्यों, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे। और कहां कहां का आपको देखना है, रानी गेडेल्यू, रानी गेडेल्यू यहां पे मेघालय वाले क्षेत्र में, रानी गेडेल्यू, गेडेल्यू ये थी, यहां नेतृत्व संभाल रही थी। और कहां देखना है आपको, देखना है इस वाले क्षेत्र में, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी वही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं जो आजाद भारत के पहले क्या बने थे, कमेंट बॉक्स में बताइए, आजाद भारत के पहले क्या बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आप बताइए हमको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि राजगोपालाचारी आजाद भारत के पहले क्या थे, ठीक है। तो ये कहां से कहां चले थे, त्रियमापल्ली से लेकर के यहां चले थे, त्रियमापल्ली लिख दें इसको, त्रियमापल्ली, त्रियमापल्ली से चले। अच्छा ये लोग जाएंगे कहाँ, किनारे पे जाएंगे ना, किनारे पे जो जगह है वहां जाएंगे। वेदराढ़, वेदराढ़ यहां गए और नमक बनाए, ठीक है ना, यहां गए और नमक बनाए। एक केरल में कालीकट पे आए, केरल में कहां पे, कालीकट पे, कालीकट, के कैलप्पम, के कैलप्पम, के कैलप्पम, ये केरल में। तो इन लोगों का नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी, के कैलप्पम, रानी गेडेल्यू, सरोजिनी नायडू। ये हालांकि हुआ था पूरे भारत में, लेकिन ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा बिहार में सर नमक कानून सबसे पहले कहां तोड़ा गया, छपरा में। क्वेश्चन पूछा गया बिहार में नमक कानून सबसे पहले कहां तोड़ा गया, छपरा में। किनके द्वारा, वकीलों के द्वारा, छपरा के वकीलों के द्वारा। आप कहोगे सर बिहार में तो मतलब समुद्र है नहीं, समुद्री इलाकों में तो आप दिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन बिहार में हम कैसे समझेंगे। तो गांधी जी बोले थे कि भाई देखिए प्लानिंग बनाइए आप लोग, जहां पे समुद्र है समुद्र तक जाइए, लेकिन जहां समुद्र नहीं है वहां पे आप क्या करोगे,
वहां पे पानी लो, नमक घोलो, फिर से गैस मतलब चूल्हा जलाओ और उस पर बॉयल करो और नमक बना दो। भाई एक सिंबल ही था ना चिढ़ाना। चिढ़ाने का मतलब ये है कि जहां अंग्रेज हैं ऑफिस में, जैसे मान लो हाई कोर्ट के सामने जाकर बैठ जाओ, क्या कर रहे हो, नमक बना रहे हैं, तो एक तरीके से उनको हर्ट करना हुआ ना, यही तो कर रहे हैं और सभी ने अवज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या फेमस हुआ और क्या हुआ, जैसे ये वाला क्षेत्र था, ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे बलूचिस्तान का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? बलूचिस्तान। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहता है? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, या इंग्लिश में कहता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी क्यों? इसलिए कि ये गांधी जी को मानने वाले थे, गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले थे, और चूंकि भारत के सीमा का अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगे सीमा के अंत वाले क्षेत्र में थे, इसलिए वो क्या कहा गया? सीमांत क्षेत्र में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये सीमांत क्षेत्र में क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, इसलिए इनका नाम सीमांत गांधी कहा गया। कहां पे? बलूचिस्तान में। खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग साथ नहीं दे रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग साथ नहीं दे रहे, फिर भी खान अब्दुल गफ्फार खान जो पठान थे वो जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे थे महात्मा गांधी का। मतलब और एक आंदोलन चला है जिसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती क्यों? इसलिए कि लाल कुर्ता पहन करके ये लोग रहते थे, इनका जो ग्रुप था सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाला, वो लाल कुर्ता पहनता था, इसलिए इस आंदोलन क्या कहता है? लाल कुर्ती। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल कुर्ता किस देश के सैनिक पहनते हैं, तो रसिया का आज ही पहनते हैं। ठीक है, क्रांति का मतलब चिन्ह होता है लाल कुर्ता, तो लाल कुर्ता। और एक संस्था बनाए थे ये, जिसका नाम है, दिखाई दे रहा है यहाँ, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या हुआ कि खुदा हमारे साथ हैं, खुदा के नेक कामों के लिए हम काम कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार कार्यकर्ता हैं। लाल कुर्ती आंदोलन बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम जाने जाते हैं और फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति, जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब विदेशी कहने पर थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लग रहा है, क्यों भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो व्यक्ति गांधी के साथ जुड़ा हुआ उसको विदेशी कर दे रहे हैं। कारण क्या था? कारण ये था कि जब देश का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान पड़ गया पाकिस्तान में, और खान अब्दुल गफ्फार खान के पास ऑप्शन था कि वो यहां से चले आए। लेकिन भाई जितने लोग उनके खुदाई खिदमतगार पार्टी में जुड़े हुए हैं, लाल कुर्ती आंदोलन में जुड़े हुए थे, सबको छोड़ के व्यक्ति अकेले तो आएगा नहीं। तो बोले कि नहीं, अब जहां आ गए वहां आ गए, और कहा कि गांधी जी आप लोगों ने हमको भेड़ियों के आगे नोच खाने के लिए फेंक दिया। ये पूछा जाएगा आपसे, किस व्यक्ति ने कहा था कि आपने, भारतीयों ने हमको भेड़ियों के सामने नोच खाने के लिए फेंक दिया? इसलिए कि जिन्ना पसंद नहीं करते थे, जिन्ना कहते थे कि यह व्यक्ति मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान लड़ाकों को, लड़ाका मतलब पठान लड़ाके होते हैं, लड़ाकों को कायर बना के रख दिया। गांधीवादी विचारधारा सिखा दिया कि एकदम नॉर्मल रहो, और कायर बना दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये गुस्सा थे। ये क्यों गुस्सा थे? ये चाहते कि जब हम बोल दें तो पूरा पठान आ जाए साथ में और युद्ध करें, लेकिन ये लोग आते नहीं थे, गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पे ये काम हुआ। अब यहां क्वेश्चन पूछाता है कि चौकीदार कर कहां नहीं दिया गया? तो बिहार, बंगाल, इस वाले क्षेत्र में क्या नहीं दिया गया? चौकीदार कर। चौकीदार कर पूछा गया है कि चौकीदार कर नहीं देने वाला आंदोलन कहां खड़ा हुआ? तो ये खड़ा हुआ कहां पे? ये खड़ा हुआ बिहार, यूपी में, बंगाल में। चौकीदार कर नहीं दिया जाएगा। उसी समय एक थे सूर्यसेन, यहां लिख दे रहे हैं, सूर्यसेन। ठीक है, इनको दा के नाम से भी जाना जाता था, दा। तो सूर्यसेन ने क्या कर दिया, यहां चटगांव में, यहां पे बांग्लादेश के चटगांव बांग्लादेश में है आज भी। आप देखते होंगे भारत बांग्लादेश का दौरा करता है तो क्रिकेट होता है चटगांव स्टेडियम। तो चटगांव में जो शस्त्रागार था, मतलब शस्त्र बनाने की फैक्ट्री थी, उसी पे धावा बोल के लूट लिया। किस आंदोलन क्रम में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक क्रम में। ठीक है ना? चटगांव पे कौन धावा बोला था? सूर्यसेन बोले थे। इनको क्या कहा था? दा कहा था। क्यों? ये टीचर थे। ठीक है, इनको दा कहा था। और कहां पे आज कहां क्षेत्र है? वो बांग्लादेश में। तो ये सब घटनाएं कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उधर प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ली थी, BR अम्बेडकर भाग लिए थे, हिंदू महासभा भाग ली थी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, मुस्लिम लीग सब भाग ले रहे थे। लेकिन कहां हो रहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? सेंट जेम्स पैलेस, ब्रिटेन, लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हो रहा था। प्रधानमंत्री वहां पे रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वायसराय इरविन थे। गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन उद्घाटन किया? जेम्स पंचम ये उद्घाटन किए। और जब उद्घाटन हुआ, रैमजे मैकडोनाल्ड पूछे कि कांग्रेस कहाँ है भाई, जो 70-80% लोगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, तो ये बात किससे हो रही है? वायसराय बोले, इरविन को फोन आया, भाई ये क्या हो रहा है, गांधी क्यों नहीं आया, कांग्रेस क्यों नहीं आया? अरे वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं नमक रहे तो दे दो भाई, जो बात तो कह रहे हैं वो दे दो, लेकिन उनको लेके आओ। और बाकी जो भी लोग गए थे, BR अम्बेडकर या जितने लोग भी, सब लोग को एहसास हुआ कि कांग्रेस के बिना अर्थात गांधी के बिना गोलमेज सम्मेलन क्या है, अधूरा है। आपसे कोई पूछे गोलमेज सम्मेलन हुआ ही क्यों था, तो उसको होने का ये कारण था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे विचार करना, भारतीयों को संविधान किस प्रकार दिया जाए इस पर विचार करना, इसके लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब वहां से इरविन को फोन आया तो इरविन घबरा गए। इरविन तुरंत गांधी को मैसेज करते हैं कि भाई आइए एक टेबल पर बैठा जाए, हम लोग बातचीत करें। इतना होने के बाद बातचीत के लिए प्रस्ताव रख देते हैं कौन? इरविन। अब वहां पे जाके, ये मिटा दें, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे समझा देते हैं। तो अब गांधी से इरविन बात करने के लिए बोले। अब आप सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आप किसी चीज को लेकर के जिद कर रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में आपका बच्चा बोल रहा है कि हमको साइकिल नहीं दिया जाएगा तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे, और 1 महीने तक आप साइकिल उसको नहीं दिए। 1 महीने बाद जब उसको कहेंगे अच्छा ठीक है तुम पढ़ने जाओ, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, और बच्चा बोले कि नहीं अब हमको 1 नहीं 2 साइकिल चाहिए तब पढ़ने जाएंगे, तो ये बच्चों वाली बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब समझिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता, जो समझौता होगा किस चीज के लिए होगा कि आप जो 11 डिमांड किए थे 1930 में, वही बात हम मानेंगे। और 1930 में जो डिमांड किया गया था उसमें एक शब्द था, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, अर्थात जो हिंसा का समर्थन नहीं किया है। और जब 1931 में मार्च में 6 मार्च को समझौता हुआ इरविन और गांधी जी में, उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई थी। 1930 में नहीं सुनाई गई थी, 1931 में सुना दी गई थी। अब कहा जाता है कि जब गांधी जी और इरविन बैठे एक टेबल पे साइन करने के लिए एक रूम में, तो गांधी जी उनसे बोले कि जो भगत सिंह हैं, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको भी आप जो सेंटेंस डेथ दिया गया है, मतलब फांसी से दी गई है, उसको आजीवन कारावास में बदल दीजिए। इरविन बोला कि आप बदल रहे हैं बात से, आप पब्लिकली चलिए और बोलिए कि गांधी जो 11 सूत्री डिमांड किया था उससे बदल रहा है, हम कर देंगे। मतलब गांधी जी अपनी बातों से पीछे हटे। बात समझ में आ रहा है ना? गांधी जी चुप हो गए और सिग्नेचर हो गया। 6 मार्च 1931 को सिग्नेचर हुआ। 23 मार्च 1931 को वो हमारे देश में काला दिन था जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से गांधी का विरोध हुआ। कई लोग आज भी कहते हैं गांधी की गलती थी, ठीक है भाई, उनकी विचारधारा समझिए। गांधी को काला झंडा दिखाया गया। 29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा किस बात को लेकर? भगत सिंह की फांसी हो गई थी 23 मार्च को, 29 मार्च को हो रहा है कराची अधिवेशन। ये 29 मार्च का कराची अधिवेशन क्यों हुआ था? जो 6 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ है उस पर मुहर लग जाए, क्यों हुआ था? गांधी इरविन समझौते पर मुहर लगाने के लिए, समझौते पे मुहर लगाने के लिए तो काला झंडा दिखाया गया। गांधी जी बोले, एक स्टेटमेंट दिए, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं।
आप हमको मार दो, लेकिन हम अपने बातों से पीछे नहीं हटेंगे। इरविन से हम ये नहीं मांगे थे, डिमांड किए थे 1930 में कि आप 11 सूत्री कार्यक्रम में उनको भी माफ कर दो जो हिंसा में शामिल हो। और उस समय भगत सिंह पे हिंसा का आरोप मतलब आरोपित नहीं हुआ था। 1931 में जल्दबाजी में करके किसी तरीके से इन्हीं में से एक को गवाह बना करके और उनको ये सिद्ध कर दिया सांस की हत्या इन्होंने ही की थी। अब समझ में आ रहा है सारी बात। तो गांधी अपने जगह सही थे, जनता अपने जगह थी। हम भी चाहते हैं कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु होते और उनकी गतिविधियों की वजह से और पहले हम आजाद हो गए होते, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके जस्ट पहले 12-13 मार्च को चंद्रशेखर आजाद जी की भी मृत्यु हो चुकी होती है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने ही गोलियों से वो खुद मरे थे। जब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, उन्होंने शपथ लिया था कि हम जिंदा कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। तो ये सब घटनाएं उस समय घटी थी। तो महात्मा गांधी का विरोध होना भी मतलब लोग के जज्बातों का परिणाम था कि उनका विरोध हुआ, लेकिन गांधी भी अपनी जगह थे और जनता भी अपनी जगह थी। क्लियर है? तो ये हो गया। कराची अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में हुआ, पाकिस्तान है, कराची में, आज पाकिस्तान में है। 29 मार्च 1931 को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहां पे गांधी को काला झंडा दिखाया गया। क्यों? 23 मार्च को फांसी हो चुकी थी और गांधी इरविन समझौते पे मुहर लगाने के लिए यह अधिवेशन किया गया। अब इसमें और क्या क्या किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि पहली बार मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार का, कि भाई मौलिक अधिकार होना चाहिए जो संविधान बनेगा। मौलिक अधिकार का, राजनीतिक अधिकार का वर्णन किया गया, सामाजिक आर्थिक और अधिकार का वर्णन किया गया इसी कराची अधिवेशन में। अब मुहर लग जाता है। अब बात आती है कि चला जाए कहां? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और ब्रिटेन पहुंचते हैं महात्मा गांधी। ब्रिटेन पहुंचे महात्मा गांधी 1931 में। 1931 के दिसंबर में ब्रिटेन पहुंचते। जब वहां पे गए तो वहां पे गांधी जी गए थे पूर्ण स्वराज लेने के लिए। वो सब बात कर रहे थे संविधान में सुधार की, बात बनी ही नहीं, बात बनी ही नहीं। गांधी जी वहां से वापस आ गए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के साथ कौन कौन गया था? तो गांधी जी के साथ गई थी सरोजिनी नायडू। SS राजपूताना जहाज से ये लोग वहां पहुंचे थे। और वहां पे जब बात नहीं बनी, गांधी जी बोले संवैधानिक सुधारों की बात ही नहीं है भाई, संविधान बनाने का अधिकार तो हमको दे दो और पूर्ण स्वराज हमको दो। रैमजे मैकडोनाल्ड था, वो कह रहा है कि ये क्या बात कर रहा है भाई? तो इरविन का हाँ यही तो बात हुआ था। अरे भाई तो यही बात हो तो हम ये तैयार ही नहीं है। गांधी जी फिर रिटर्न आ गए। ये भी जो गोलमेज सम्मेलन था क्या हो गया? फेल हो गया पूरी तरीके से। गांधी जी वापस आए और आ करके दिसंबर में 24 दिसंबर को भारत वापस आते हैं और आ करके पुनः आंदोलन स्टार्ट करते हैं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन जनवरी 1932 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और गिरफ्तार करने के बाद, इनको जेल में डालने के बाद मार्च में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है जिसमें कांग्रेस नहीं भाग लेती है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद अगस्त में रैमजे मैकडोनाल्ड एक गिफ्ट करता है भीमराव अंबेडकर जी को, और वो गिफ्ट था सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड पंचाट कहते हैं इसको। उसके तहत हरिजनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था लागू करता है। जो 1909 में मुस्लिमों के लिए किया था वो किसके लिए कर दिया गया? हरिजनों के लिए। अब भीमराव अंबेडकर जी बहुत खुश हुए, वहां से आए। यहाँ पे जैसे ही मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत देता है, महात्मा गांधी कहते हैं, एक लेटर लिखते हैं 2 दिन बाद ही सितंबर में कि आप इसको वापस ले लीजिए। लेकिन मैकडोनाल्ड लेगा नहीं, लेगा ना, भारत में टूट हो जाए, एक और देश बन जाए। पाकिस्तान की बात हो ही रही थी, एक और देश बन जाए। तब महात्मा गांधी कहे कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे और जब तक वापस नहीं होगा हम मर जाएंगे, लेकिन ये सब नहीं देखेंगे। कहा जाता है कि 24 सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है। अंबेडकर के बीच समझौता होता है और इस समझौते में चूंकि गांधी जी आमरण अनशन पे थे, पूना के यशोदा जेल में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, इसलिए गांधी जी के जगह पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी साथ में आए और मालवीय जी साइन किए गांधी जी के जगह पे और अंबेडकर साइन किए। दोनों लोगों में क्या हो गया? समझौता हो गया और कहा गया कि आपको विधानसभा वाले सीट में भी और केंद्रीय सभा में भी हम आरक्षण देंगे। कितना सीट दे रहे हैं वो? तो 71 सीट दे रहे थे सब अंग्रेज। महात्मा गांधी 144 सीट देने के लिए राजी हो गए। लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि वो 71 सीट दे रहे थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि वहां पे केवल और केवल हरिजन लड़ेंगे, वोटिंग भी हरिजन करेंगे, अर्थात देश को फिर से तोड़ने का इरादा था
गांधी जो दे रहे हैं उसमें हरिजन केवल लड़ेंगे, वोटिंग सभी कास्ट के लोग करेंगे। अब समझ आ रहा है ना? तो आरक्षण पहली बार गांधी जी ने ही दिया 1932 में 24 सितंबर को। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया, गतिविधियां बढ़ने लगी। महात्मा गांधी केवल और केवल हरिजनों के लिए, उत्थान के लिए मंदिरों को खोला गया, कुओं में पानी पीने की छूट दी गई। डेली बिरला हाउस में महात्मा गांधी शाम को हरिजनों के साथ बैठ के भोजन किए और वो बोले कि छुआछूत की भावना को पूरी तरीके से क्या कर देना है, आप खत्म कर देना है और राजनीति से पुनः अलग हो जाते हैं। और जब राजनीति से पुनः अलग हो जाते हैं तब 1935 के अधिवेशन में, 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के द्वारा निकला गया निष्कर्ष, इन दोनों पर आधारित था कि भारत में किस तरीके से शासन किया जाए। भारत शासन अधिनियम 1935। महात्मा गांधी यहाँ से राजनीति सक्रिय रूप से अलग हो गए थे। वो केवल और केवल हरिजनों के उत्थान के लिए, निम्न वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक लेके आएंगे भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन, हम लोग देश को करा देंगे आजाद। इस लेक्चर के बाद 2-3 वीडियो में खत्म होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए आप लोग जितना ज्यादा पढ़ सके पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा रिवीजन कीजिए। एक बच्चा, हम ये गारंटी दे रहे हैं कि एक बच्चा जितना पढ़ रहा है ना, उससे आधा कोई दूसरा बच्चा पढ़े, लेकिन जो आधा पढ़ रहा है वो रिवीजन ज्यादा कर ले तो उसका रिजल्ट होगा, जो ज्यादा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट नहीं होगा। आप पढ़ रहे होगा ना, तो आप खुद सोचिए। देखिए हमको पता है कि इस समय तक वीडियो बंद करके आप चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सो जाइए, सो करके और 3-3 घंटे का वीडियो देखिए, एक वीडियो में खत्म, और आपका अंदर से आत्मा कहेगा कि तैयारी कुछ नहीं हुई है और कॉन्फिडेंस जीरो रहेगा। ऐसे ही लोग एग्जाम के पहले, एग्जाम के जस्ट पहले ऐसे तड़पते हैं जैसे दुर्योधन तड़प रहा था। दुर्योधन सबके पास दौड़ के गया था ना, जब भगवान कृष्ण अपना असली रूप दिखाए थे। तो परीक्षा जब अपना असली रूप दिखाएगा 10 दिन पहले, तो आप दौड़ते हुए जाओगे इतिहास के पास, भाई तुम हमारी रक्षा करो। इतिहास कहेगा हमारे से तुम्हारा बनता नहीं है, तुम तो पढ़े ही नहीं हमको अच्छे से। दौड़ोगे भूगोल के पास, तुम हमारी रक्षा करो। वो कहेगा हम कहां से रक्षा करें, हमको तो पढ़े नहीं। संविधान के पास दौड़ोगे, करंट अफेयर के पास दौड़ोगे, कोई साथ नहीं देगा और तिलमिला जाओगे। बात समझ आ रही है ना? तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, इतिहास पढ़ लो, कोई टॉपिक पढ़ लो तो उसको ऐसे पढ़ो जैसा सविनय अवज्ञा पढ़ ले, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आए कि अब सविनय अवज्ञा से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हमसे नहीं छूटेगा। ये नहीं कि बस मतलब लगा लिए और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।